वो मेरी दबी हुई आरज़ू है। नहीं 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 नहीं, मैं इतना नीच नहीं हो सकता। मैं भाग गया क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि मेरा लहजा पंजाबी है, मेरी आवाज़ जो है उसमें खरज नहीं है, ये टिम्बर नहीं है, और मुझ में वो हौसला और बर्दाश्त और सब्र नहीं जो किसी फ़न लतीफ़ को सीखने के लिए लाजमी है। चुनांचे मैं भाग गया। रेडियो पाकिस्तान ने कराची से पाकिस्तान के कल्चरल इंटेग्रेशन पे एक लंबा प्रोग्राम शुरू किया 1951 में। तो उसके 2 सेक्शन थे। राइटिंग सेक्शन के इंचार्ज थे मौलाना चिराग हसन असद। तो उनके लिखने के ग्रुप में था सलीम अहमद, अहमद फराज, यूनुस अहमद और मैं। अच्छा, अब मौलाना के और प्रोड्यूसर थे पीर साहब। अब दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मौलाना हसरत थे रोज़नामे के आदमी, वो प्लानिंग नहीं कर सकते 3 महीने पहले, जैसे ख़बरों का नहीं पता कि 3 महीने बाद कौन सी खबर आएगी। तो वो सुबह को फैसला करते थे कि आज फलाना आदमी फीचर लिखेगा या ड्रामा लिखेगा और 2 बजे तक स्क्रिप्ट मुकम्मल होगा और 2 बजे कापियाँ बनेंगी और पीर साहब को मिल जाएगा और 6 बजे प्रोड्यूस करेंगे। तो इस कदर टाइट शेड्यूल था। अब हसरत साहब को कोई नहीं समझा सकता था, ना पीर साहब को, ना ये मुमकिन था। दोनों बुज़ुर्गों में बड़ी टेंशन पैदा हो गई और हम तो उसमें फंस गए। हमारे लिए दोनों बुज़ुर्ग थे भाई, हम किसकी माने किसकी ना माने। पीर साहब नाराज़ होते थे कि स्क्रिप्ट किस वक्त लाए हो, मैं किस वक्त रिहर्सल कराऊँ। अब वो हसरत साहब बताते ही सुबह 10 बजे थे। चुनांचे वो बड़ा दुश्वारी का ज़माना हुआ, तो उसमें वो प्रोग्राम फेल हो गया। अब इसमें किसी का कसूर नहीं है, उनका मिजाज ऐसा था हसरत साहब का कि वो हर रोज़ सुबह नया ही सोचते थे। अब पीर साहब 3 महीने की प्लानिंग की आदि थी। एक और साहब यहाँ मौजूद हैं जो फिल्मों के बारे में, मौसीकी चाहे फिल्मी हो चाहे क्लासिकल हो, राग चाहे कोई भी हो, फ़ौरन पहचान जाते हैं कि जजवंती है, ये खमाज है, ये देस है, बागेश्वरी है। मोहतरम सईद मलिक साहब। अहमद बशीर साहब से मेरी शनासाई तो काफ़ी अरसे से थी, लेकिन दोस्ती सन 1980 में जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने कॉलम लिखने शुरू किया अखबार में। तो इनके कॉलम में पहले पढ़ा करता था, तो ख्वाहिश थी कि मिलूँ, ये क्या एंग्री यंग मैन कौन है, इसे मिला तो जाए कम से कम। जानता था लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। खैर इनसे मिला दो चार बार, तो दोस्ती नहीं बल्कि बरादराना तल्लुकात हो गए और मैंने उनको गुरु जी कहना शुरू कर दिया। और वाकई वो गुरु ही थे। मैं उनकी इल्म दानिश, उनकी फ़हम फ़रासत और ख़ास तौर पे इंसान दोस्ती से बहुत मुतासर हुआ। और जब कभी मैं किसी मसले पे उलझ जाता किसी कॉलम लिखने में, तो या तो मैं टेलीफोन करता या मैं चला जाता। ये उस वक्त कैनाल बैंक रहते थे, तो मुझे समझाइए तो बचाते। मैं हैरान था कि कितनी गहरी नज़र है उनकी मुख्तलिफ़ फ़नून पे और अलूम पे। तो जब वो एक कॉलम लिखते थे, वहाँ स्टार अखबार था कराची का, अंग्रेज़ी का, बुल्ले शाह के नाम से। तो मैंने एक दिन उनको एक स्कूप दिया गवर्नर के बारे में, जो उस वक़्त गवर्नर थे 1985 की बात है। तो मैंने कहा गुरुजी ये स्कूप है, ये यहाँ नहीं छपेगा। उन्हें जी छपेगा, ये कराची छपेगा। तो मैं उसी अखबार में ऑर्फियस के नाम से लिखता था। खैर वो छप गया। जब छपा तो जनाब यहाँ पे कुछ हिलजुल हुई थोड़ा सा। तो कुछ अरसे बाद मेरे घर गवर्नर हाउस की गाड़ी में आमों की पेटी आई। मैंने गुरु को टेलीफोन किया, मैंने कहा गुरुजी ये आम की पेटी आ गई है, क्या करूं? मैंने मुझे भी आई है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अम्ब चुप हो तो जंग जारी रखो। तो मैं तो उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि मैंने उनसे बहुत सीखा है, बहुत सीखा। और आज तक मेरे जो कॉलम में लिखता हूँ तो मुझे अक्सर वो याद आते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ बेबाक और नडर थे बल्कि बहुत सच्चे आदमी थे। नीला पर्वत की
मौसीकी कैसी लगी आपको? नीला पर्वत, मैं तो उनको अब्दुल कादर पियरंग को जानता हूँ। गौंड मल्हार रोशन आरा के साथ हाँ, क्या? उनका मैं उनसे मैं डिस्कशन किया करता था। वो जो रोशनर का जो उनका वो पन्ना ने डांस किया तो उस बैकग्राउंड उनके वो तो बहुत आलम आदमी थे, वो जो अब्दुल कादर पियरंग। क्या जी, बहुत मैं उनसे मिला हूँ कई बार। मैं तो उनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि वो मेरे ना सिर्फ दोस्त थे बल्कि बड़े भाई थे और गुरु थे मेरे। उसमें काफ़ी में भी एक गाना है, क्या मोकले घर जाऊं। उसमें काफ़ी मतलब उनका सारा जो स्ट्रैंड जो है ना वो सारा वो क्लासिकल का है, क्योंकि वो खुद जी जी गाते थे बड़ा अच्छा वो। लेकिन वो डिस्कवरी बुढ़ापे में हुए, वो जवानी में उनको किसी ने देखा ही नहीं उनको। थैंक यू वेरी मच। चले आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नीला पर्वत का एक और गाना सुनते हैं। तशरीफ ला रही हैं सायमा जहां। अब मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरम अहमद अकील रूबी से। मैंने अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा उस कश्ती में गुजारा है जिसको 3 मल्लाहों ने चलाने की कोशिश की। तीनों के हाथों में चप्पू थे और तीनों का अपना अपना रास्ता था, लेकिन
वफादारी की उन्होंने एक ऐसी कसम खाई थी कि जिंदगी की नियाम में आधी सदी तक वो इकट्ठे रहे। अशफाक अहमद, मुमताज मुफ्ती और अहमद बशीर। मुमताज मुफ्ती साहब ने मेरा तारुफ कराया अहमद बशीर से, तो अहमद बशीर साहब ने कहा कि सुने हैं तू फिल्म दे गाने लिख दें। मैं कहा जी, कहने जरा परे होके बैठ। मैं वहीं बैठा रहा। कहने लगे तू यूनान दे सिलसिले च बड़ा बदनाम है, की लैंड जाना होती। मैं कहा सर वहां कुछ बूढ़े आदमियों ने दुकानें खोली हुई हैं और वो कहते हैं कि वी आर द शॉपकीपर ऑफ विजडम, तो मैं चला जाता हूं कि 2-4 जर्रे वहां से मिल जाते। कहने लगे म्यूजिक के बारे में उनका क्या ख्याल है। मैंने कहा जी वो सुर के बारे में बहुत समझदार लोग हैं और वो ये कहते हैं कि व्हेन द बेसिक कोड ऑफ म्यूजिक चेंज द फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टेट चेंज। तो फिर मेरी 2.5-3 साल उनसे बड़ी दोस्ती रही। मुझे उनमें एक वाल्टियर का जुमले की काट, उसका किरदार कैंडीन में जो पेंगलॉस है, उसको अगर आप देखें तो वो भी इसी तरह स्टेट्स के खिलाफ गुफ्तगू करता है। बंबई में किस तरह उन्होंने मुखातिब होकर उस वक्त के एक शख्सियत जो बहुत बड़ी शख्सियत थी उसको रेजा रेजा किया। उनमें यगाना चंगेजी का एक पोएटिक एंगर भी था और मंटो की जुर्रत भी थी। और दीवान सिंह मफ्तून जो एक बड़े मशहूर अखबार रियासत के एडिटर थे, उसकी तरह अहमद बशीर साहब ने हमेशा बड़े मसाइल को हाथ डाला। ये चारों हजरात ऐसे हैं, इन्होंने जब भी मुंह से कुछ कहा तो सोसाइटी में एक हंगामा बर्पा हो गया। तो अहमद बशीर साहब, जिस तरह अनवर भाई ने शुरू में कहा था कि थे नहीं हैं, और मैं ख्वाजा मीर दर्द का वही एक शेर दोहराऊंगा कि खल्क में रहते हैं लेकिन खल्क से बाहर हैं हम, ताल की गिनती से बाहर जिस तरह रूपक में सम। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। आखिर में तशरीफ ला रहे मोहतरम हमीद अख्तर साहब। अहमद बशीर साहब से दोस्ती और रफाकत का रिश्ता मेरा कोई 20 सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित है और ये सारा अरसा हमने लड़ते झगड़ते गुजारा और मेरी तरफ से लड़ाई झगड़े की बात कभी नहीं हुई, हमेशा अहमद बशीर की तरफ से हुई, क्योंकि उसका इल्ज़ाम मुझ पे ये रहा हमेशा कि मैं एक ऐसा फजूल आदमी हूँ कि मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। तो ऐसा आदमी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इससे अंदाज़ा होता है अहमद बशीर की शख्सियत का। और मैं सोचता हूँ कि उसकी पूरी ज़िंदगी टुकड़ों में, टोटों में बटी हुई थी। इसके बावजूद उसने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, जिसका सबूत आज का इज्तिमा भी है और जिसका सबूत उसके खतूत में मिलता है, जिस किताबी शक्ल में शाया हो चुके हैं। तो मैं जब कहता हूँ टुकड़ों में बटी हुई, तो मुझे इब्तदाई ज़माना उसका याद आता है जब मेरा उससे तारुफ हुआ 1947 में बॉम्बे में। तो बिल्कुल एक राह नौजवान, कॉलेज से नया नया निकला और फिल्मी सहाफ़त में मुमताज़ मुफ्ती और अहमद बशीर कोई पर्चा यहाँ से निकाल रहे थे, जिसके लिए मवाद जमा करने ये दोनों मुंबई पहुँचे। मुंबई में इनका क़याम अंधेरी में कृष्ण चंद्र के मकान की बालाई मंजिल में। तो उस बालाई मंजिल में जो लोग रहते थे वहाँ उस ज़माने में, उनमें मीरा जी बमाए अपने गोलों के, विश्वामित्र आदिल, राजा मेहदी अली खां, अदाकार तालिश, वो फर्श था लकड़ी का, उसके ऊपर ये बिस्तर बिछा के, सब कोई चारपाई वगैरह बम्बई में आमतौर से होती भी नहीं, लेकिन उस घर में तो थी नहीं। तो उसमें मुमताज़ मुफ्ती और अहमद बशीर भी, इनका भी एक एक बिस्तर लग गया।
अब इस कंपनी में भी मुझे याद है बहुत क्लियरली, बहुत वाज़ेह तौर पर 1 महीने 2 महीने के क़याम में अहमद बशीर ने अपने आप को मनवाया। कलम तो उस वक्त तक शायद उसने चलाया नहीं था, लेकिन उसका अंदाज़ गुफ्तगू क्योंकि कलम के धनी होने के अलावा वो ज़बान और महफिल आराई का भी बादशाह था, तो ये उसका इब्तदाई ज़माना था। उसके बाद फिर इमरोज़ में यहाँ 1948 में इमरोज़ निकला और उस ज़माने में कोई नई तर्ज के फीचर उर्दू सहाफ़त में अहमद बशीर ने शुरू किए। वो बानी उस किस्म के फीचर्स का था जो उस वक्त तक उर्दू सहाफ़त में बिल्कुल नई चीज़ थे। लेकिन वो अरसा भी जो है वो बहुत मुख्तसर 2-3 साल का अरसा था। मुझे याद है उसी ज़माने में 1950-51 में अहमद बशीर के अदबी जौहर सामने आए। पहला स्केच उसने लिखा ज़हीर काश्मीरी मरहूम का जादूगर, और वो पढ़ा, मुझे अब याद नहीं, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की अंजुमन में या हल्का अरबाब ज़ौक़ में, तो पूरे शहर में और पूरी अदबी दुनिया में तहलका मच गया। उसके बाद फिर उसने और स्केच लिखे, फिर किशोर नाइक का स्केच लिखा, फिर और कोई पता नहीं कहाँ पड़े हुए थे। यूनुस जवेद कोशिश न करते तो वो स्केच शायद छपते भी नहीं और लोगों तक पहुँचते भी नहीं, और वो खाका निगारी में शायद मेरा ख्याल है उससे बेहतर कोई किताब मेरी नज़र से नहीं गुजरी। वो बहुत ही खूबसूरत किस्म की अपने स्टाइल के खाके हैं। फिर उसने नावल निगारी की तरफ तवज्जो दी, तो पहले मालूम हुआ कि जी पंजाबी में नावल लिख रहे हैं। वो 1200 सफ़े लिख दिए, फिर उसको पंजाबी की बजाय उर्दू में। वो नावल जो है दिल भटकेगा, वो असल में सवाने उमरी है, और इसमें मेरा ख्याल है कि अहमद बशीर मरहूम ने जो गलती की है, मुझे उस पर अफसोस ये होता है कि वो सवाने उमरी को अगर सवाने की शक्ल में लिखता नावल की बजाय, तो वो उर्दू अदब की शायद गिनती की चंद जो सवाने उमरियाँ हैं उनका उसमें शुमार होता। वो एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। बहरहाल इस शक्ल में भी, नावल की शक्ल में भी वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। फिर उसने फ़िल्म की तरफ तवज्जो दी, तो कुछ अदबी, कुछ 2-4 साल, 10 साल, 5 साल अदब के उसमें, कुछ सहाफ़त में, कुछ फ़िल्म में, इस तरह से कहीं भी उसको जमकर बैठकर काम करने का मौका नहीं मिला। किसी भी मैदान में वो सहाफ़त में जब दोबारा पलट के आया तो ज़माना वो था जब माशाल्लाह था, वो बात समझौता करने का आदी भी नहीं था, कायल भी नहीं था, और अपने ख़यालात में और अपने अक़ीदे में और अपनी सोच में, अपनी फ़िक्र में वो किसी किस्म के समझौते का बिल्कुल कभी कायल नहीं रहा, अच्छा ख्वाह इसके लिए उसको कितना ही सफ़र करना पड़े। दोस्ती जिन लोगों से रही, उनसे इख्तलाफात के बावजूद दोस्ती उसकी उम्र भर कायम रही। मुमताज़ मुफ्ती से दोस्ती 1946-47 से शुरू हुई, और मुमताज़ मुफ्ती के ख़यालात और मोतक़दात और उसकी जो तवहम परस्ती थी उसके बारे में अगर आपने वो खतूत पढ़े हों तो उसके बखिए उधेड़ के रख दिए उसने मुमताज़ मुफ्ती के, और सबके साथ यही सलूक, मेरे समेत। कोई आदमी उसके सामने ठहर नहीं सकता था। तो लेकिन ये है कि ज़िंदगी उसने जिस तरह से गुजारी, जिस तरह से उसने ये मिसाल लिखने वालों के लिए, अदीबों के लिए, शायरों के लिए, फ़नकारों के लिए ये मिसाल कायम की कि सच्चाई और अपनी बात पे डटे रहो, ख्वाह इसके लिए कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े। ये हम सब के लिए मिसाल उसने कायम की, क्योंकि हम ज़िंदगी में समझौता किसी न कोई, किसी हद तक कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा समझौता करते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं। हमने भी बहुत समझौते किए ज़िंदगी में, सब लोग करते हैं, कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, कोई इज़्ज़त के साथ, कोई उससे बहुत बुरे हालात में भी करते हैं। लेकिन अहमद बशीर के बारे में कहा जा सकता है कि उसने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अफसोस मुझे ये है कि अगर उसको जम के काम करने का मौका मिलता तो वो बहुत कुछ दे सकता था अदब को, सहाफ़त को, लेकिन बदकिस्मती से उसका मौका नहीं मिला। बहरहाल जो कुछ भी उसने हमें बताया, जो कुछ भी उसने हमें सिखाया, जो मिसाल हमारे सामने कायम की, वो ऐसी है कि जिसको हम अपने सामने रखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें तो शायद हमारी भी कोई निजात हो जाए। शुक्रिया सर, नवाज़िश। हमीद अख्तर साहब को आपने सुना।
भूले अगर तुझे तो कहाँ जाएं क्या करें, हर रह गुजर पे तेरे गुजरने का हुस्न है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। मैं एक मदर पिदर आज़ाद आदमी हूँ। बाज़ बातें लोगों को पसंद नहीं आती, वैसे वो करते हैं। भाई अगर बुरी बातें तो ना करो, तो अगर मेरे सामने करते हो तो मैं लिख देता हूँ। अब ये है कि लिखने के कुछ तकाजे होते हैं, जिसकी वजह कैरेक्टरों के लोग नाम बदलते हैं, मुकाम बदलते हैं, तो इतना सा मैंने काम किया है। नहीं, मैंने कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया, मैंने सच बोला है। मैं बुनियादी तौर से अदीब नहीं हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, और 3 नज़र मैं रखता हूँ तेज, और मुशाहिदा मेरा सही रहा, और झूठ मैं नहीं बोलता। फिर मुझे पिछले किए पे ना नदामत है, फख्र है, खुशी है।